एवरीवन, वेलकम टू यूजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन बैडर 24/7। और जैसे कि आप लोगों को आपका शेड्यूल मिल गया होगा दैट देयर विल बी 2 क्लासेस व्हिच विल गो ऑल्टरनेट, ठीक है ना। एक दिन आपकी सीयूईटी की क्लास होगी, दूसरे दिन आपकी जो क्लास 12 की क्लास है वो होगी, उसके आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाया करेंगे। सो आज की ये वीडियो सेशन में वी आर कवरिंग वन चैप्टर ऑफ योर फ्लेमिंगो बुक। द नेम ऑफ द चैप्टर इज डीप वाटर। दिस इज रिटन बाय विलियम डगलस एंड द नंबर ऑफ द चैप्टर इज 3, राइट। इस चैप्टर में हम पूरी की पूरी स्टोरी तो कवर करेंगे ही करेंगे। मैं इस चैप्टर का थीम भी आपको बताऊंगी, साथ ही साथ में अगर बीच में कोई हार्ड वर्ड आता है जिसको समझने में या फिर अंडरस्टैंड करने में आपको प्रॉब्लम होती है तो उसके बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं द थीम ऑफ दिस स्टोरी, राइट। तो ये तो विलियम डगलस के बारे में है, इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन एक ओवरऑल व्यू ले लेते हैं कि आखिर ये जो चैप्टर है आपका ये किसके बारे में है और क्या है। सो आपको पता है जो विलियम डगलस हैं, जो स्टोरी के राइटर हैं, ही हैज रिटन एन ऑटोबायोग्राफी इन दिस। उन्होंने यहाँ पर एक ऑटोबायोग्राफी लिखी है। क्या मतलब है ऑटोबायोग्राफी का? ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, बायो का मतलब होता है लाइफ, और ग्राफी का मतलब होता है समथिंग रिटन। तो यहाँ पर विलियम डगलस अपनी आत्मकथा लिख रहे हैं और वो आपको सुना भी रहे हैं। ये एक छोटा सा एक्सर्प्ट है, छोटा सा हिस्सा है उनकी एक बुक का, जिसमें उन्होंने लिखा है कि किस तरीके से आप अपने डर को जीत सकते हो या अपने डर पर काबू पा सकते हो। उस बुक का नाम है ऑफ मेन एंड माउंटेन्स, राइट। ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू कि वो फियर को कैसे कॉन्कर करते हैं ये सिखाती है। अब यहाँ पर जो विलियम डगलस हैं उन्होंने बताया है कि किस तरह से उन्हें फियर था। किस चीज का फियर? वाटर का फियर। और फियर ऑफ वाटर को हम क्या कहते हैं? फियर ऑफ वाटर को हम कहते हैं हाइड्रोफोबिया। तो कैसे विलियम डगलस एक हाइड्रोफोबिक पर्सनालिटी थे और कैसे उन्होंने अपने डर पर काबू पाया, उन्होंने वही स्टोरी हमें यहाँ पर सुनाई है। तो यहाँ पे स्टोरी की शुरुआत होती है बचपन के किस्सों से, जब वो 3 से 4 साल के थे, है ना। वो अपने पापा के साथ कैलिफोर्निया बीच पर गए थे, फिर एक उनके साथ हादसा हुआ जिससे उनके अंदर पानी का डर बैठ गया, लेकिन उन्होंने फिर कोशिश करी। फिर वो एक स्विमिंग पूल पर गए तो उनके साथ एक और हादसा हो गया और फिर उनके मन में डर बैठ गया, लेकिन फिर वो तीसरी बार अगेन अपने आप को वापस एकदम इकट्ठे करते हैं, ठीक है, अपनी पूरी स्ट्रेंथ को जॉट डाउन करते हैं और उसके बाद फिर वो कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से वो इस डर पर काबू पा लें, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इस स्टोरी को। और ये एज आई टोल्ड यू दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी एंड यू पीपल विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स इन इट। बहुत कुछ आप लोगों को यहाँ पर लर्न करने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा विलियम डगलस के बारे में पढ़ लेते हैं। जो फोटो आप देख रहे हैं दिस इज ऑफ हिम ओनली। अबाउट द ऑथर अगर मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करूं, मैं अंडरलाइन कर देती हूँ अबाउट द ऑथर, ठीक है ना। विलियम डगलस वाज बोर्न इन 1898 एंड ही डाइड इन 1980। वाज बोर्न इन माइन, मिनेसोटा। After graduating with a Bachelor's of Arts in English and Economics, he spent 2 years teaching high school in Yakima. आप देख रहे हैं यहाँ पर विलियम डगलस के बारे में बताया जा रहा है कि इनकी पैदाइश कहाँ पे हुई, ये कब पैदा हुए, कब इनकी डेथ हुई, और इवन ये भी बताया जा रहा है कि ग्रेजुएशन में उन्होंने क्या किया हुआ है, बैचलर ऑफ आर्ट्स और इंग्लिश, ठीक है ना। बैचलर ऑफ आर्ट्स उन्होंने किस में किया हुआ है? इंग्लिश और इकोनॉमिक्स में किया हुआ है। उन्होंने 2 साल टीचिंग करी है हाई स्कूल में याकिमा के। However, he got tired of this and decided to pursue a legal career. अब जनरली ऐसा होता है, कई बार हमें लगता है कि हम जो जॉब कर रहे हैं वो हमारे इंटरेस्ट की नहीं है तो हम उसे स्विच करना चाहते हैं। यही विलियम डगलस ने भी किया और फिर इन्होंने अपना एक लीगल करियर स्टार्ट कर दिया। He met Franklin D. Roosevelt at Yale and became an advisor and friend to the president. फिर इनकी मुलाकात होती है यहाँ पे रूजवेल्ट से और फिर ये उनके दोस्त बन जाते हैं और फिर इनको वो काफ़ी सारे सजेशंस दिया करते हैं। तो वो इनके एडवाइज़र भी थे, उन्हें सलाह देते थे कि तुम्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और साथ ही साथ में अच्छी दोस्ती भी इनकी वहां पर देखने के लिए मिली। डगलस वाज अ लीडिंग एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। ही रिटायर्ड इन 1975 विद अ टर्म लास्टिंग 36 years and remains the longest serving justice in the history of the court. तो आप देख रहे हो ना, इनका बहुत ही लंबा टेन्योर था। छोटे मोटे साल के लिए अपना लीगल करियर इन्होंने नहीं रखा है, बल्कि लंबे साल तक ये अपने लीगल करियर में रहे हैं। और कितने साल तक? 36 साल तक, ठीक है। एंड ही डील्स विद इंडिविजुअल राइट्स, मतलब एक इंसान का क्या अधिकार है और उसको अपने अधिकार के लिए किस तरह से आवाज उठानी चाहिए और कौन कौन से अधिकार जो है उस पर वैलिड बैठते हैं, राइट। हमारा संविधान भी हमें बहुत कुछ सिखाता है। नाउ अब अगर यहाँ पे देखेंगे आप, he
is saying that and remains the longest serving justice in the history of the court. कोर्ट की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा सर्व करने वाले, जो सबसे ज्यादा साल सर्व करने वाले बंदे रहे वो ये रहे. The following excerpt is taken from Of Men and Mountains. ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था. This is really very important. इन्होंने ये जो स्टोरी है वो एक छोटा सा हिस्सा उसका उठाया है अपनी इस बुक से, जिसका नाम है Of Men and Mountains by William Douglas. It reveals how as a young boy William Douglas nearly drowned in swimming pool. वो यहाँ पर आपको बताते हैं कि कैसे जब वो छोटे थे वो एक स्विमिंग पूल में डूबते डूबते बचे. In this essay he talks about his fear of water and thereafter how he finally overcome it. तो यहाँ पे वो आपको fear of water के बारे में भी बता रहे हैं और साथ साथ में ये भी बता रहे हैं कि उन्होंने उस पर कैसे काबू पाया. Now, how the autobiographical part of the selection is used to support his discussion of fear. अब किस तरीके से उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी को आपके सामने रिप्रेजेंट किया है और किस तरीके से उन्होंने अपने फियर पे ओवरकम करते हुए अपने आप को दिखाया है, वो आप यहाँ पर पढ़ोगे. So let's get started. तो कहते हैं it had happened. ये शुरुआत कब हुई? When I was 10 or 11 years old, I had decided to learn to swim. There was a pool at YMCA, Young Men's Christian Association in Yakima, that offered exactly the opportunity. कहते हैं ये तब हुआ जब मैं 10 और 11 साल का था. राइट, मैंने डिसाइड किया कि मैं क्या करना सीखूंगा. मैं स्विमिंग सीखूंगा, मुझे तैरना है. और मैं बात कर रहा हूँ वहां पर एक पूल की याकिमा में जिसका नाम था YMCA पूल. नाउ व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ YMCA? इट इज यंग मेंस एसोसिएशन के साथ क्रिश्चियन भी लगा हुआ है. Y फॉर यंग, M फॉर मेंस, अपोस्ट्रोफी के साथ, C फॉर क्रिश्चियन एंड A फॉर एसोसिएशन. तो ये नाम आपको याद रखना है. जब वन वर्ड में आता है तो आपको फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है. मतलब जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे तो आपसे फुल फॉर्म पूछा जा सकता है. राइट, नाउ दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी. मुझे क्या अपॉर्चुनिटी चाहिए थी? मुझे स्विमिंग करनी थी और मुझे याकिमा की YMCA जो पूल था वो मुझे ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा था. द याकिमा रिवर वाज ट्रेकरस. नाउ व्हाट डज ट्रेकरस मींस? इट मींस डेंजरस. ठीक है ना. तो जो आपको वर्ड दिखाई दे रहा है ट्रेकरस, इसका मतलब है डेंजरस. ओके, तो याकिमा जो रिवर है वो बहुत ही डेंजरस मानी जाती है. Mother continually warned against it and kept fresh in my mind the details of each drowning in the river. अब who was not willing कि विलियम डगलस स्विमिंग करने के लिए YMCA पूल जाए? इनकी मम्मा. इनकी मम्मा हमेशा इनको वार्न करती रहती थी कि देखो डगलस वहां मत जाना, वहां बहुत सारे हादसे हो चुके हैं, वहां पे बहुत सारे लोग डूब चुके हैं. राइट ना, बट द YMCA पूल वॉज सेफ. तो विलियम डगलस कहते थे कि मैम मम्मा याकिमा रिवर जो है वो डेंजरस है लेकिन YMCA पूल सेफ है. It was only 2 or 3 feet deep at the shallow end and while it was 9 feet deep at the other. अब ये समझो आप, जो पूल है ना वो कुछ इस तरीके से बनाया जाता है. जैसे मान लीजिए ये पूल है ना, और ये पूल की शुरुआत हो रही है ऐसे करके. ठीक है, तो गहराई होती है, तो गहराई बहुत मैटर करती है. अब मान लीजिए अगर ये बेस है यहाँ पर आपको, तो ये बेस है. ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा और छोटा कर लो. मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया है, इसको आप थोड़ा सा और छोटा कर लो. यहाँ पे लुक एट दिस, एक मिनट, यहाँ पे ऐसे. तो आप देख रहे हो यहाँ पर ये ना, ये वाला जो एंड है इसका वो शैलो है. राइट, और ये वाला जो एंड है इसका ये डीप है. तो अगर आप यहाँ पूल में बैठते हो तो यहाँ तक आपको सिर्फ 3 फीट ही मिलेगा, और जब यहाँ पे पहुंचोगे आप तो ये आपको कितने फीट मिल जाता है? 9 फीट. ऑब्वियसली यार, एक नॉर्मल इंसान की जो हाइट होती है वो 5 से 6 फीट मैक्सिमम जा सकती अगर वो बड़ा है तो, है ना. विलियम डगलस उस टाइम पे बच्चे थे, 11-12 साल का बच्चा या 10-11 साल का बच्चा कितना ही होता है. राइट, तो वो ये कह रहे हैं कि 9 फीट डीप थी वो दूसरे साइड से, और जो उसका शैलो एंड था वहां पे वो 2 से 3 फीट थी. राइट ना, द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल. मतलब ये जो ड्रॉप था, जिस तरह से मैंने इस ड्रॉप को बनाया है, ये वैसा ड्रॉप नहीं था. आप धीरे धीरे करके गहराइयों में जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ. बहुत मतलब ऐसा नहीं था कि अचानक से आ गया सीधे ऊपर से नीचे, ऐसा वाला नहीं था. धीरे 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 था. तो ग्रेजुअल का मतलब होता है समथिंग विच इज स्लो. आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पूल. मुझे एक पेयर ऑफ विंग्स मिल गए थे. ठीक है ना, पेयर ऑफ विंग्स क्या होते हैं? छोटे बच्चे जो होते हैं ना, अगर वो पानी में डूब ना जाए इस वजह से उन्हें विंग्स दे दिए जाते हैं कि वो उसी में ही ऊपर तैरते रहे, तो इन्हें वो दिए गए थे. राइट ना, एंड वेंट टू द पूल, और ये पूल चले गए. आई हेटेड टू वॉक नेकेड इनटू
एंड शो माई स्किनी लेग्स। इन्हें नंगू पुंगू टहलना अच्छा नहीं लगता था, और साथ ही साथ में इनका कहना यह था कि मेरी टांगे इतनी पतली थी कि मुझे शर्म आती थी, इसलिए मैं नंगू पुंगू घूमता नहीं था। ऐसा नहीं था कि मैं नंगू पुंगू होने से शर्माता था, बट द प्रॉब्लम वाज दैट कि मुझे शर्म इस बात की आती थी कि ओ व्हाट टू से, क्या कहूँ मैं, मतलब मुझे थोड़ी सी शर्म इसलिए आ जाती है क्योंकि मेरे जो पैर हैं वो बहुत ही पतले हैं ना। बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट, राइट। अब सबड्यूड का मतलब क्या होता है, पीछे हमने एक वर्ड पढ़ा स्किनी, ठीक है ना, स्किनी, स्किनी का मतलब क्या है, बहुत थिन। ओके, आगे बढ़ते हैं। नाउ व्हाट डज सबड्यूड मींस, सबड्यूड का मतलब होता है ओवरकम। फाइन, जो वर्ड्स नहीं आएंगे बीच में हार्ड पड़ेंगे, आई विल टेल यू। बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट, लेकिन मैंने जैसे तैसे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को, ठीक है, ओवरकम किया, और मैं कहां चला गया, स्विमिंग करने के लिए पूल। From the beginning, however, I had an aversion to the water when I was in it. Aversion का मतलब होता है dislike, ठीक है, तो मैं यहाँ पे अंडरलाइन करके लिख देती हूँ, aversion का मतलब होता है dislike। तो विलियम डगलस कहते हैं कि भाई अगर मैं आपको बताऊं सच्ची सच्ची वाली बात, तो मुझे हमेशा से ही डिसलाइकिंग है, मतलब आई डोंट लाइक टू बी इन वाटर। व्हाट इज द रीजन? This started when I was 3 or 4 years old and father took me to the beach in California. तो कहते हैं ये शुरुआत तब हुई जब मैं 3 से 4 साल का था। मैं किसके साथ था? अपने पिता की जी के साथ था। और कहाँ था? बीच पे था। और ये बीच कहाँ का था? ये कैलिफोर्निया का था। He and I stood together in the surf. हम दोनों के दोनों कहाँ खड़े हुए थे? एक लहर में खड़े हुए थे, है ना। सर्फ का मतलब होता है वेव ऑफ द सी। फाइन, तो मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर देती हूँ, सर्फ, सर्फ का मतलब होता है वेव ऑफ द सी। ओके, now I hung on to him yet the waves knocked me down and swept over me. कहते मैं छोटा था, छुटकू सा एकदम, तो मैं ना उनके ऊपर टंग गया, लेकिन फिर भी लहर इतनी ऊंची थी कि उसने मुझे नीचे गिरा दिया और उसने मुझे दबा दिया एकदम, राइट। स्वेप्ट ओवर मी मतलब मेरे ऊपर से होकर के चली गई और मैं पानी में एकदम डूब गया, दब सा गया। आई वॉज बरेड इन द वाटर, मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं पानी में दफन हो गया हूँ। My breath was gone, मेरी सांसें चली गई थी। I was frightened, मैं डर गया था। Father laughed, but there was terror in my heart at the overpowering force of the waves. तो कहते पापा लाफ कर रहे थे, पापा हंस रहे थे, क्योंकि पापा को हंसी इसलिए आई थी क्योंकि वो तो बड़े हैं, उनको मतलब उनकी हाइट इतनी बड़ी है कि उन्हें इतनी जो वेव है वो कोई इफेक्ट नहीं करेगी। लेकिन मैं छोटा था और मुझे जब वेव ने ऐसे नीचे ढकेल दिया और मैं पानी में ऐसे डूबा डूबा सा फील कर रहा था, मेरी सांस चली गई थी, तो मुझे तो लगा मैं अब मरा तब मरा, तो मैं घबरा गया था। तो पापा भले ही हंस रहे हो, लेकिन मेरे दिल में धक्का सा लग गया था और मेरे अंदर पानी का डर पैदा हो गया था। और यही वजह थी कि मेरे अंदर एक डिसलाइकिंग पैदा हो गई थी। फॉर व्हाट? फॉर वाटर। कि जब भी मैं पानी में जाता था मुझे लगता था कहीं ऐसा ना हो कि कोई बड़ी सी लहर आए और मुझे पानी के अंदर डुबो दे। तो वही जगह थी कि उन्हें एक फियर पैदा हो गया था मन में कि कोई ओवर पावरिंग वेव आएगी और वो उनको डुबो देगी। Then now look at this. My introduction to the YMCA swimming pool revived unpleasant memories and stirred childish fear. अब जब ये YMCA पूल में जाते हैं तो कहते हैं जब मेरा इंट्रोडक्शन हुआ YMCA पूल से, मतलब जैसे ही मेरी मुलाकात हुई YMCA पूल से, ठीक है ना, वैसे ही मेरा जो डर था, मेरा दुखद, अनप्लेजेंट मतलब दुखद मेमोरीज, मेरी जो बुरी यादें थी, राइट, और मेरे जो बचपन के फियर्स थे, डर थे, राइट, उन्होंने वापस मुझे क्या कर दिया था? अपने में डुबो लिया था। फाइन, स्टर्ड मतलब जो अभी भी उनके अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर विलियम डगलस कहते हैं कि जैसे ही मैं YMCA पूल गया, फिर क्या होना था? मेरी बचपन की यादें ताज़ा हो गई और मेरे बचपन का जो डर था पानी का वो फिर से जाग उठा। बट इन अ लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस। लेकिन YMCA पूल जाने के बाद भी, बचपन के फियर्स होने के बावजूद भी, जो विलियम डगलस थे ना, उन्होंने कहा इतना भी डरपोक नहीं है आपका भाई, हाँ, इतना भी डरपोक नहीं है, उसे ना ओवरकम करना आता है। तो उसने जैसे तैसे करके क्या किया? अपनी एनर्जी गेन करी और अपने डर को काबू किया और कॉन्फिडेंस गैदर किया। आई पैडल विद माय न्यू वाटर विंग्स। अब इन्होंने धीरे धीरे पैर चलाना शुरू किया। पैडल का मतलब होता है पैर चलाना। पैडल्ड वर्ड पैडो वर्ड से आया और पैडो का मतलब है फीट।
वॉचिंग द अदर बॉयज एंड ट्राइंग टू लर्न बाय एपिंग देम। एपिंग का मतलब होता है कॉपी करना। एपिंग मीन्स कॉपिंग। ओके ना, अब वो धीरे धीरे पैर चलाने लगे, ठीक है, वो बाकी लड़कों को देखते थे और फिर उन्हें कॉपी करते थे। आई डिड दिस 2 or 3 टाइम्स। अब वो 2 से 3 बार ऐसा करते थे ऑन डिफरेंट डेज, अलग अलग दिन। उन्होंने काफी सारे दिन वहां पर विजिट किया और फिर उन्होंने इसी तरीके से प्रैक्टिस अपनी चालू रखी। एंड वाज जस्ट beginning to feel at ease। at ease का मतलब क्या होता है? now he is comfortable, much comfortable। अब उन्हें काफी अच्छा फील हो रहा था क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि यार मतलब मैं धीमे धीमे स्विमिंग सीख रहा हूँ। मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ स्विमिंग में, मुझे इतना भी पानी का डर नहीं है। तो ये होता है जब आप किसी चीज डर से ओवरकम कर रहे होते तो आपको लगता है नहीं नहीं हो रहा है हो रहा है हो रहा है मेरे से हो रहा है, राइट। तो वो वाला इनके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा था। द वाटर व्हेन द मिस एडवेंचर हैपन। अब होता क्या है ना, लाइफ में अगर सब कुछ अच्छा चल रहा हो तो सोचो एक बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। तो विलियम डगलस के साथ भी वही हुआ। इनकी जिंदगी में सब अच्छा चल रहा था, ये स्विमिंग बहुत अच्छे से सीख रहे थे, लेकिन अचानक से एक मिस एडवेंचर यानी कि एक दुर्घटना इनके साथ हो गई। अब वो दुर्घटना क्या थी, आइए देखते हैं। I went to the pool when no one else was there। मैं एक ऐसे दिन पूल पर चला गया जब वहां पर कोई नहीं था, या मैं ऐसे टाइम पर पूल पर चला गया जहां पर कोई भी नहीं था उस समय। The place was quiet। पूरी जगह पर शांति थी। द वॉटर वॉज स्टिल। पानी भी शांत था। एंड द टाइल्ड बॉटम वॉज एज वाइट एंड क्लीन एज अ बाथ टब। और मुझे साफ साफ जो जमीन थी नीचे की, पानी के नीचे की जमीन, वो वाइट वाइट दिखाई दे रही थी जैसे कि बाथ टब के पानी में कोई देख सकता है। आई वॉज टिमिड। टिमिड का मतलब क्या होता है? टिमिड का मतलब होता है शाय एंड वीक। फाइन। अबाउट गोइंग इन अलोन। अब यहाँ पर थोड़ा सा इनको कम डर लग रहा है, थोड़ा सा ये कमज़ोर कमज़ोर फील कर रहे हैं। इन्हें लग रहा है ऐसा तो नहीं है कि मेरे साथ कोई हादसा हो गया, मैं बहुत अकेला हूँ और अगर मैं जाऊँगा तो आई थिंक मुझे कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो वो अकेले जाने में घबरा रहे थे। सो सैट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर अदर्स। तो वो क्या किया उन्होंने, पूल के किनारे बैठ गए कि चलो बाकी लोग आ जाएंगे तो मैं चला जाऊंगा, अकेला तो नहीं जाने वाला, मेरे साथ ऑलरेडी कांड हो चुका है। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग व्हेन इन केम अ बिग ब्रूसर ऑफ अ बॉय प्रोबेबली 18 years old। अब ये कह रहे हैं ज्यादा समय नहीं हुआ था मेरे बैठे हुए कि मेरे साथ कांड हो गया। अचानक से एक लड़का आया, बिग ब्रूसर। ब्रूसर का मतलब क्या होता है? एक ऐसा पर्सन जो आपको बहुत रफ एंड टफ, बहुत ही अग्रेसिव दिखाई दे, है ना, और उसे ना बड़ा मजा आता हो किसी से लड़ने में, बहस करने में, किसी को छेड़ने में, परेशान करने में, है ना। तो यहाँ पर विलियम डगलस को एक लड़का मिलता है जो लंबा चौड़ा होता है ना, ऐसे बॉडी बॉडी बनाई वाली नहीं होती है वैसे, है ना। तो इसको आप क्या बोल सकते हो? स्ट्रॉन्ग एंड अग्रेसिव। और ये लड़का कितने साल का था? लगभग 18 साल का। ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट। उसके सीधे पे बड़े बड़े मोटे मोटे बाल थे। He was a beautiful physical specimen। अगर आप उसको देखो तो बड़ा सुंदर सा लगता है, ऐसा माचो मैन नहीं होता है वैसा लगता है वो, कि बॉडी वॉडी बनाया हुआ है एकदम एकदम फिट सा, हैंडसम सा, with legs and arms that showed rippling muscles। और अगर उसके पैर वैर देख लेते तो आराम से मसल के कट वट, बॉडी शॉडी प्रॉपर बनी हुई दिख रही थी, ठीक है ना। He yelled। उसने चीखा। स्किनी। हाई स्किनी मतलब है दुबले पतले इंसान, है चिमिर्गी, हमारी लैंग्वेज में तो चिमिर्गी बोलते हैं। How would you like to be dunked? तुम्हें कैसा लगेगा अगर मैं तुमको फेंक दूं पानी में? तो देख रहे हो उसकी शरारतें, मजा आया ना। वो जैसे वो आपने देखा हो ना डोरेमोन में, नोबिता होता है ना, और नोबिता के साथ एक जियान होता है। तो जियान क्या करता है? सबके ऊपर हुकूमती तो करता है, मैं तुम्हें फेंक दूं तो तुम्हें कैसा लगेगा। सो वैसे वाली लैंग्वेज में ही बोलता है। डग्ड का मतलब होता है फेंकना, ठीक है। पुश, अंडर वाटर, धक्का दे दूं तो पुश अंडर वाटर। ओके ना। सोचो कोई आपको ऐसा बोल दे तो क्या हो ना। विद दैट ही पिक्ड मी अप एंड टॉस्ड मी इनटू द डीप एंड। उसने देरी भी नहीं लगाई, उसने मुझे उठाया और उठा करके सबसे डीपेस्ट एंड में फेंक दिया। अब अगर मैं आपसे पूछूं वो डीपेस्ट एंड कौन सा था, तो आप बताओगे मैम 9 फीट वाला। तो वहां पर फेंक दिया। तभी इतना छोटा सा बच्चा 11-12 साल का, ये वहां पर डूबेगा नहीं तो क्या होगा इसके साथ। आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजिशन।
कह रहे जैसे ही मैं पानी में गया ना, मैं ऐसे सिटिंग पोजीशन में गया, मतलब बैठते हैं ना जैसे लोग, वैसे गया मैं। swallowed water, मैंने खूब सारा पानी निगल लिया था। swallowed का मतलब होता है निगलना, ओके। एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और सीधे मैं कहां जाकर के पहुंच गया, सिटिंग पोजीशन में, बॉटम पे, जमीन पे। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं डर गया था, बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स। विट्स का मतलब होता है आपके होशो आवाज, आपका कॉन्शियस, ठीक है। कह रहे हैं मैं डर गया था, है ना, मैं डर गया था, मेरा दिल डर गया था, लेकिन मैं दिमाग से पूरी तरीके से डरा नहीं था। मेरा जो सोच दिमाग था वो मेरे काबू में था, है ना। तो मेरा दिल कह रहा था डरो 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 डरो, लेकिन मेरा दिमाग कह रहा था नहीं 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 नहीं, कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस। ऑन द वे डाउन आई प्लान्ड, जैसे ही मैं नीचे जा रहा था, मैंने प्लान किया कि जैसे ही मेरे पैर जो हैं वो बॉटम पे टच करेंगे, व्हेन माय फीट हिट द बॉटम आई वुड मेक अ बिग जंप, मैं ऊपर की तरफ कूद जाऊंगा। ऐसे होता नहीं, कभी भी नीचे की तरफ अगर आप होते हो तो ऐसे नीचे जमीन पर ऐसे फोर्स लगाते हो तो आप ऊपर की तरफ उठते हो पानी में, ये चीज होती है। कम टू द सर्फेस, फिर मैं सर्फेस पे आ जाऊंगा लाई फ्लैट, और फिर मैं सर्फेस पे आकर के एकदम सीधा सीधा लेट जाऊंगा, एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल, और फिर पैर चला चला करके कहां पहुंच जाऊंगा, पूल के किनारे। ये इनका दिमाग चल रहा है वहां पे जब ये पानी के नीचे जा रहे हैं। तो यही बोलते हैं, कोई बात नहीं, डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, लेकिन अपने दिमाग को होश हवास में रखना चाहिए। इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, मुझे लग रहा था बहुत समय लग रहा है, बहुत समय लग रहा है नीचे पहुंचने में। Those 9 feet were more like 90, ऐसा लगता है मैं नीचे जाता जा रहा हूँ, 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 खत्म ही नहीं हो रहा। पप्पा पेट्रोल खत्म ही नहीं हो रहा, तो 9 फीट खत्म ही नहीं हो रहे। वो 9 फीट मुझे कितने फीट लग रहे थे, 90। एंड बिफोर आई टच बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू बस्ट, और जैसे जैसे मैं नीचे पहुंच रहा था, अभी तो मैंने बॉटम टच भी नहीं किया था, कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे फेफड़े फट जाएंगे, क्योंकि सांस उसी से लेते हो ना, पानी में जब जा रहे होते हो तो सांस तो ले नहीं पाते हो। बट वेन माई फीट हिट बॉटम, लेकिन जैसे ही मेरा पैर जमीन से छुआ, आई समन्ड, समन्ड का मतलब क्या होता है, गैदर्ड, ठीक है, ऑल माई स्ट्रेंथ, मैंने अपनी पूरी ताकत इकट्ठा करी, एंड मेड व्हाट आई थॉट वाज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स, और मैंने वही किया जो मैं कर सकता था, मैंने ऊपर की तरफ छलांग लगाई। I imagined I would bob to the surface like a cork. मैंने ये सोचा था जैसे कि एक बॉटल होती है ना, और बॉटल में पेप्सी की बॉटल हो आपकी, या फिर जैसे आपकी कोई भी बॉटल हो जिस पे रबड़ का कैप लगा हुआ हो, तो ऐसे आप खोलते हो तो बाप से ऊपर आता है ना, कोई भी चीज ऐसे तेज से खुलता है, तो वैसे ही मैं भी एक कॉर्क की तरह ऊपर उठ करके आ जाऊंगा। इंस्टेड आई केम अप स्लोली, मैंने तो सोचा था मैं बहुत तेजी से ऊपर आऊंगा, लेकिन मैं तो धीरे 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 ऊपर आया। I opened my eyes, मैंने अपनी आंखों को खोला, and saw nothing but water, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया सिवाय पानी के। Water that had a dirty yellow tinge to it. अब जब मैं ऊपर आ रहा था तो मुझे पानी दिखाई दे रहा था, और पानी के साथ साथ हल्का हल्का येलो कलर का मुझे एक टिंज दिखाई दे रहा था उसके अंदर। अब जब आप ऊपर आते हो ना तो क्या होता है, धूप की रोशनी भी पड़ रही होती है पानी के ऊपर, या फिर जो थोड़ी बहुत नीचे की मिट्टी वगैरह होती है तो वो भी कहीं ना कहीं उसमें मिक्स हो जाती है पानी में, तो वो थोड़ा सा येलो टिंच देती है, ठीक है, एक झलक बोल सकते हो आप, ओके, टच ऑफ कलर। I grew panicky, मैं घबराने लगा। I reached up as if to grab a rope and my hands clutched only water. मैं ऊपर आ रहा था, मैं सोच रहा था कोई रस्सी मिल जाए मैं पकड़ लूं, कोई रस्सी मिल जाए मैं पकड़ लूं, लेकिन मेरे हाथ में सिर्फ और सिर्फ क्या रहा था, पानी, पानी और पानी। आई वॉज सफोकेटिंग, मेरा दम घुट रहा था। सफोकेटिंग मतलब दम घुटना, आप सांस नहीं ले पाते हो तो आपका दम घुटता है। आई ट्राइड टू येल, मैंने चीखने की कोशिश करी, बट नो साउंड केम आउट। जब आप पानी में होते हो और चिल्लाने की कोशिश करते हो तो मुंह में पानी भर जाता है, तो आप बोल ही नहीं पाते हो, तो वो इनके साथ भी हो रहा था। देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर, फिर पता नहीं कैसे मैं ऊपर पहुंचा, मेरी नाक और मेरी आंखें पानी के ऊपर थी, लेकिन मेरा मुंह कहाँ था बेबी, नीचे, और मैं सांस नहीं ले पा रहा था। Now look at this. I failed at the surface of the water. मैं सरफेस पे आ भी गया था तो भी मैं हार गया, मैं फेल हो चुका था। क्यों? क्योंकि भाई मैं सांस ही नहीं ले पाया। Swallowed and choked. सरफेस ऑफ वाटर पर आने के बावजूद भी उन्होंने खूब सारा पानी गल लिया, और फिर उनका जो गला था वो चोक हो गया,
और वो सांस तक नहीं ले पा रहे थे। आई ट्राइड टू ब्रिंग्स माई लेग्स अप, उन्होंने कोशिश करी कि वो अपने पैर को ऊपर ले आए, बट दे हंग एज डेड वेट्स, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो मेरे जो पैर हों वो सुन्न पड़ गए हों, और जैसे कि वो किसी डेड बॉडी के पैर हों, वो ऐसे लटक गए थे, राइट। तो एक भारी भरकम चीज जिसको कोई उठा नहीं सकता, उनके पैर वैसे हो रहे थे। पैरालाइज्ड एंड रिजिड, ऐसे लग रहा था वो उनको लकवा मार गया हो, वो सुन्न हो गए हो और एक जगह पर ही जाकर के ठोस हो गए हो। अ ग्रेट फोर्स वाज पुलिंग मी अंडर, पता नहीं कौन ऐसे लग रहा था मुझे खींच रहा है, शायद वो कोई एक ग्रेट फोर्स था, फोर्स ऑफ वाटर, ठीक है ना, ग्रेविटेशन तो नीचे भी होता है ना। आई स्क्रीम्ड, मैं चिल्लाया, बट ओनली द वाटर हर्ट मी, मुझे कोई नहीं सुन सकता था सिवाय पानी के। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द, अब वो इतनी लंबी जर्नी जो मैं ऊपर कवर करके आया था, फिर उसी लंबी जर्नी के लिए मैं नीचे निकल पड़ा। आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन, मैं फंस चुका था पानी में, मैं नीचे जा रहा था। एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ as one in a nightmare fights an irresistible force, एक ऐसा फोर्स था जिसको मैं रेजिस्ट नहीं कर पा रहा था, जैसे मैं एक भयंकर, नाइटमेयर का मतलब क्या होता है, एक भयंकर सपना, मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं एक भयंकर सपना देख रहा हूँ, मैं कोशिश तो बहुत कर रहा हूँ ऊपर आने की, लेकिन मैं ऊपर नहीं आ सकता, और मैं शायद इस गंदे बुरे सपने से कभी भी बाहर नहीं निकल पाऊंगा। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ, उनकी सांसें ऑलमोस्ट जा चुकी थी, बट आई माई लंग्स एक्ड, एक्ड का मतलब होता है पेन करना, इनके जो फेफड़े थे उनमें जोर से दर्द हो रहा था। माई हेड थ्रॉब्ड, यहाँ पर आपके सर पे क्या होती है ना, नसें होती हैं, है ना, और वो नसें यहाँ पे से फड़फड़ा रही होती हैं, तो इनके जो सर था उसमें जो नसें थी वहां पर थ्रॉबिंग हो रही थी, राइट, यहाँ पे जोर जोर से दर्द हो रहा था और ये जोर जोर से बीट कर रही थी, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन बहुत इम्प्रॉपर हो जाता है ना ऐसी कंडीशन में। I was getting dizzy, अब ये कह रहे हैं कि मैं एकदम फेंट हो रहा था, फेंट, ऑलमोस्ट गॉन, बट आई रिमेंबर्ड द स्ट्रैटेजी, लेकिन मैं भूला नहीं था, मैं स्ट्रैटेजी भूला नहीं था कि मुझे बॉटम पे जाना है, फिर छलांग लगानी है, मुझे सर्फेस ऑफ वाटर पे आना है। I remember the strategy. I would spring from the bottom of the pool and come like a cord to the surface. जैसे ही मैं बॉटम पे जाऊंगा, मैं नीचे से ऐसे फोर्स मारूंगा, फिर मैं ऊपर आऊंगा और फिर मैं सर्फेस ऑफ वाटर पे आ जाऊंगा, तो फिर मैं पैडल करते हुए कहाँ चला जाऊंगा, किनारे, राइट। और मैं जब ऊपर आऊंगा तो मैं कैसे आ रहा हूँ, एक रबर कॉक की तरह। I would lie flat on the water, जब मैं ऊपर आऊंगा तो मैं सीधा सीधा लेट जाऊंगा, strike out my arms, अपने हाथ फैलाऊंगा, and thrash with my legs, और मैं क्या कर रहा हूँगा, मैं अपने पैर से ऐसे ऐसे करके फोर्स दे रहा हूँगा। थ्रैश का मतलब होता है हिट फोर्स, हिट फोर्स with my legs, then I would get to the edge of the pool, और इस तरीके से हाथ पैर हिलाते हुए अपने मैं किसी तरीके से पूल के किनारे पहुंच जाऊंगा। देख रहे हो कितने सपने हैं, देख रहे हैं मरते मरते भी, ये है, दिस इज व्हाट वी से कि मर रहा हूं मैं, लेकिन उसके बाद मैं कोशिश कर रहा हूं एंड तक। आई वेंट डाउन एंड डाउन एंडलेसली, अब मैं नीचे जाता जा रहा था, जाता जा रहा था, जाता जा रहा था, जाता जा रहा था, कितना लंबा पता नहीं। आई ओपन माई आईज, मैंने अपनी आंखों को खोलने की कोशिश करी, नथिंग बट वाटर विद अ येलो ग्लो, मुझे कुछ नहीं दिख रहा था, बस पानी दिख रहा था जिसमें हल्का हल्का येलो कलर का ग्लो आ रहा था, वो शायद मिट्टी और धूप की वजह से येलो टिंज लिए हुआ था। डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, ऐसा पानी था वो जिसके बाहर आप देख भी नहीं सकते कि क्या है। एंड देन शीर स्टार्क टेरर सीज्ड मी, अब क्योंकि मैं कुछ देख ही नहीं पा रहा था पानी के बाहर, तो मेरे अंदर एक भयंकर, भयंकर, शीर का मतलब है, आप बोल सकते हो एक तरीके से स्ट्रेंज, और स्टार्क का मतलब क्या है, स्टार्क का मतलब है सेवियर। तो यहां पर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अब आप सोचो ना, एक तो मैं मर रहा हूं, एक तो मैं मर रहा हूं, और दूसरी चीज मुझे ऊपर दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा, राइट। तो बहुत भयंकर सा, वेरी स्ट्रेंज एंड स्टार्क टेरर, स्टार्क मतलब सिवियर टेरर उनको जकड़ चुका था, बहुत डर लग रहा था उनको, एक्सेसिव डर, क्योंकि भाई वो मरने वाले थे। That knows no understanding, terror that knows no control, ना उन्हें कुछ समझ आ रहा था, ना वो कंट्रोल कर पा रहे थे अपने डर के ऊपर। Terror that no one can understand who has not experienced it, वो ये भी कह रहे हैं कि मेरे अंदर वो डर था जो शायद कभी समझ ही नहीं सकता जिसने उस चीज को एक्सपीरियंस ना किया हो, इतना खतरनाक उनका टेरर था वो।
It was shrieking under water. वो कह रहे हैं वो जो थे वो पानी के अंदर जोर जोर से चिल्ला रहे थे कि कोई मेरी मदद करो, राइट? आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, मैं पूरी तरीके से सुन्न पड़ चुका था, मेरे हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे, मैं स्टिफ हो चुका था, मैं रिजिड हो गया था, पूरी तरीके से मुझे डर ने जकड़ लिया था। ना मैं हिल डुल पा रहा था, ना मैं मूव कर पा रहा था, मेरी बॉडी बहुत भारी हो चुकी थी और अंदर सिर्फ घबराहट, सिर्फ घबराहट, सिर्फ घबराहट, 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 घबराहट। इवन द स्क्रीम्स इन माय थ्रोट वर फ्रोजन। अब मैं चिल्लाने की कोशिश कर रहा था तो लग रहा था मेरी आवाज तक नहीं निकल रही है। Only my heart and the pounding in my head said that I was still alive. सिर्फ मेरा दिल जो धक 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 कर रहा था और मेरा जो दिमाग जहां पे नसें जो थी वो जोर जोर से जो बीट कर रही थी, जो ऐसे मूव कर रही थी, सिर्फ वो मुझे एहसास दिला रही थी कि मैं जिंदा हूं। And there was no one to tell me you are still alive. He was so near to death. And then in the midst of the terror came a touch of reason. और फिर उस डर के बीच में एक कारण मुझे मिला। I must remember to jump when I hit the bottom. कि डरो नहीं, डरो नहीं, डरो नहीं, तुम अभी जिंदा हो और तुम्हें वही करना है। तुम्हें क्या करना है? बॉटम टच करना है और फिर तुम्हें ऊपर आना है। At last I felt the tiles under me. फिर वो जब नीचे जा रहे थे तो उनको पैरों के नीचे महसूस हुआ कि टाइल्स हैं। तो जैसे ही वो जमीन से टच हुए, my toes reached out as if to grab them. I jumped with everything I had. उन्हें एहसास हुआ जब उनके पैर के नीचे टाइल्स हैं तो उन्होंने फिर जो भी आई हैड का मतलब क्या है, व्हाट आई हैड का मतलब क्या है, जितनी एनर्जी उनके अंदर थी उन्होंने उसी एनर्जी के साथ वापस कूदने की कोशिश करी। बट द जंप मेड नो डिफरेंस। लेकिन अब इतनी एनर्जी उनके अंदर बची नहीं थी कि वो बहुत लंबा कूद पाते। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी। अभी भी पानी उनके आसपास था। आई लुक्ड फॉर रोप्स, लैडर्स, वाटर विंग्स। वो ढूंढ रहे थे कि उनको कोई रस्सी मिल जाए, कोई सीढ़ी मिल जाए, कोई वाटर विंग्स मिल जाए जिससे वो ऊपर आ जाए। नथिंग बट वाटर। लेकिन कुछ भी उनके पास नहीं आया सिवाय पानी के। अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी। खूब सारा पीला पीला पानी उनके आसपास था। स्टार्क टेरर took an even deeper hold on me. अब जब सेकेंड अटेम्प्ट उनका और भी फेलियर से भरा हुआ था तो उनको और भी खतरनाक डर लगने लगा। लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे जोर का झटका लगता है ना बिजली का, वैसे उनको डर लग रहा था। आई shook and trembled with fright. मैं पूरा कपकपा गया था, मैं डर से कांप रहा था, मैं हिल रहा था कि क्या होगा, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। My arms wouldn't move. मेरे हाथ मूव करना बंद कर चुके थे। तो अब ये सोचो ना, वो कह रहे हैं कि मेरी बॉडी शेक कर रही थी, मेरे हाथ मूव करना बंद कर चुके थे, तो इसका मतलब ये है कि कोई वो एक्चुअल मूवमेंट नहीं कर पाते, बट ऐसे वाले मोशंस हो रहे थे। तो जैसे मैं आपसे बोलूं कि आपको ये फोन पकड़ना है तो शायद आप ये फोन पकड़ ना पाओ। अगर आपको कपकपाहट हो रही हो तो आप ऐसे 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 करके पकड़ने की कोशिश करोगे, लेकिन आपके हाथ प्रॉपर ऐसे फॉर्म नहीं हो पाएंगे। राइट नाउ माई लेग्स वुडंट मूव। ना मेरे हाथ मूव कर रहे थे, ना मेरे पैर मूव कर रहे थे प्रॉपरली, मैं ऐसे ऐसे भी नहीं कर पा रहा था। आई ट्राइड टू कॉल फॉर हेल्प। मैंने कोशिश किया चिल्लाने की, मेरी मदद करो। टू कॉल फॉर मदर, मैंने मम्मा को चिल्लाया कि मम्मा मेरी मदद करो, लेकिन कोई भी मेरी मदद करने के लिए नहीं आया। Nobody has come. And then strangely there was a light. और फिर अचानक से ऊपर से क्या आई? एक लाइट ऐसे वाली। I was coming out of the awful yellow water. मैं बाहर आ रहा था उस गंदे से पीले पानी से। At least my eyes were. मैं पूरा नहीं बाहर आ रहा था तो कम से कम मेरी आंखें तो बाहर आ रही थी। पिछली बार इनकी नाक और आंख दोनों वापस आ रही थी, इस बार इनकी आंखें। My nose was almost out too. अब इन्होंने कोशिश करी तो इनकी नाक भी थोड़ी बाहर थी। Then I started down a third time. लेकिन फिर मेरा मुंह पर नहीं आ पाया, मैं फिर नीचे जा रहा था। I sucked for air and got water. मैंने कहा कि मैं थोड़ी हवा ले लूं, लेकिन हवा की जगह पे इनके मुंह में क्या भर गया? पानी पानी पानी। The yellowish light was going out. फिर धीरे धीरे वो जो पीली पीली लाइट मुझे धूप की दिखाई दे रही थी, ठीक है, मिट्टी में मिक्स, वो क्या हो रही थी? जा रही थी। Then all effort ceased. Ceased का मतलब होता है सारे जितनी भी मैंने efforts किए थे, जितनी भी मैंने मेहनत करी थी, वो सब एक पल के लिए रुक से गए थे। I relaxed.
मैं एकदम शांत हो गया था. Even my legs felt limp and a blackness swept over my brain. और तो और एक पल के लिए जो मेरे पैर थे वो भी पूरी तरीके से क्या हो चुके थे, बिल्कुल शांत, एकदम ढीले पड़ गए थे. मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे इनमें कोई जान ही ना हो, एक लंगड़ापन सा फील हो रहा था उनको अपने पैरों में. राइट. I relaxed, even my legs felt limp and a blackness swept over my brain. It wiped out fear. अब जब मेरे पैर एकदम लंगड़े हो चुके थे और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा चुका था और जब ये सारी चीजें होने लगी तो मेरा जो डर था वो भी क्या होने लगा, गायब होने लगा. मेरा डर, मेरा वो खूंखार डर गायब हो चुका था. देयर वाज नो मोर पैनिक. अब मुझे घबराहट नहीं हो रही थी. इट वाज क्वाइट एंड पीसफुल. मेरे हर तरफ शांति थी, सिर्फ और सिर्फ शांति. नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ. मुझे कोई डर नहीं लग रहा था. एक इंसान मरने की जब आखिरी स्टेज पर होता है तो उसे डर नहीं लगता. दिस इज नाइस. मुझे अच्छा लग रहा था. टू बी ड्राउजी, मैं ऐसा फील कर रहा था जैसे मुझे ड्राउजीनेस हो रही है. मैं थोड़ा सा से नींद सा फील कर रहा था. मुझे लग रहा था मैं नींद में जा रहा हूँ. अब कूदने की जरूरत नहीं थी. ठीक है, मैं बहुत थक चुका था कूद कूद करके. इट्स नाइट टू बी कैरिड जेंटली. बहुत अच्छा लग रहा था मुझे कि मैं धीरे 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 कहीं जा रहा हूँ. टू फ्लोट अलोंग इन स्पेस. मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझे किसी ने स्पेस में फेंक दिया हो और मैं बस जा रहा हूँ जा रहा हूँ जा रहा हूँ. टेंडर आर्म्स अराउंड मी. मेरे जो हाथ थे वो भी अब मोशन करना बंद कर चुके थे. राइट. और मैं पूरी तरीके से अब एक शांति भरे एहसास में था. राइट. ठीक है. अब यहां पर देखो, मैं आपको एक चीज बताने की कोशिश करती हूँ कि जब वो होता नहीं है, जब तक एक इंसान को मौत आई नहीं होती है तो मौत से पहले बहुत घबराहट होती है कि मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा. लेकिन जब इंसान को मौत आ जाती है, व्हेन अ पर्सन गॉट दिस लास्ट, ठीक है, तो फिर उसे सब कुछ सुकून भरा लगता है. अब उनको क्या लग रहा था कि उनके पास प्यारे से सुंदर से किसी के हाथ हैं, जैसे मम्मियों के हाथ होते हैं ना, मम्मी प्यार से हाथ फेरती हैं सर पर. राइट. तो यहां पर उनकी मम्मी के हाथ, सॉफ्ट से कोमल से हाथ उन्हें महसूस हुए. नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप. ऐसे लग रहा था जैसे वो मुझे सुलाने के लिए आए हों और अब मुझे नींद में जाना चाहिए. आई क्रॉस टू ओब्लिवियन. वो कहते हैं मैंने ओब्लिवियन क्रॉस कर लिया था. दैट इज रियली वेरी बिग. मतलब एक बेहोशी का आलम होता है और एक मरने का आलम होता है. तो बेहोशी और मरने की जो बीच वाली स्टेज होती है ना, जहाँ पे आप कहीं के नहीं रहते हो, आप एकदम बीच में होते हो, ये वो वाली स्टेज थी. तो द स्टेट ऑफ बीइंग अनअवेयर और अनकॉन्शियस ऑफ व्हाट इज हैपनिंग अराउंड मी इज नोन एज ओब्लिवियन. एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल. उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनकी जिंदगी के पर्दे गिर गए और अब वो नहीं बचेंगे. द नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वाज लाइंग ऑन माय स्टमक बिसाइड द पूल. अब उनकी आंख खुलती है और जब वो उनकी आंख खुलती है तो उन्हें क्या दिखाई देता है कि वो पूल के किनारे, बिसाइड का मतलब है किनारे, पड़े हुए हैं और पेट के बल ऐसे उल्टियां कर रहे हैं. The chap that threw me in was saying, but I was only fooling. तो यहाँ पर चैप कौन है? वही बिग ब्रूसर. ठीक है ना. तो आप साथी को भी बोल सकते हो, यहाँ पर चैप को साथी भी बोल सकते हो. तो वो पर्सन जिसने इनको यहाँ पर फेंका था, एक बिग बॉय जो था जिसने इनको फेंका था, वो वहां पे खड़ा हुआ था. वो ये कह रहा था कि लेकिन मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, मैं तो उसको बुद्धू बना रहा था, ये पता नहीं कैसे हो गया. Someone said the kid nearly died. कोई ये कह रहा था ये बच्चा बस मरने ही वाला था. Be all right now. Let's carry him to the locker room. अब तुम ठीक हो तुम ठीक है, चलो उसको लॉकर रूम में लेकर के जाओ. ये सब आवाजें ना सुनाई दे रही थी. Several hours later, कुछ घंटे बाद, I walked home. मैं घर गया. I was weak and trembling. I shook and carried when I lay on my bed. मैं बहुत कमजोर हो चुका था, मैं कपकपा रहा था, मैं डर रहा था, मेरे अंदर पूरी कपकपी मची हुई थी, मैं जोर जोर से चिल्ला करके रो रहा था जब मैं अपने बेड के ऊपर लेटा तो, क्योंकि उनको पेन हो रहा था और उनको वही डर बार बार याद आ रहा था. आई couldn't eat that night. मैं उस रात खा भी नहीं पाया. For days a haunting fear was in my heart.
पता नहीं कितने दिन तक ये डर मेरे दिल में रहा कि मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी, अगर हल्का सा भी कुछ इधर उधर होता था ना, कि किसी ने कुछ बोल दिया या किसी ने कुछ कह दिया, मैं डर जाता था और डर के मेरे को रोना सा आने लगता था, मैं दुखी हो जाता था। मेकिंग मी वॉबली इन द नीज एंड सिक टू माई स्टमक, तो जब भी कुछ हल्का सा भी ऐसा वैसा हो जाता था तो मेरे पैर एकदम कांपने लगते थे और मेरा पेट खराब हो जाता था। अब ये होता है नर्वसनेस में, जनरली लोगों का पेट खराब हो जाता है और वो उनको कभी आने लगती है। I never went back to the pool, मैं कभी वापस पूल नहीं गया। I feared water, मुझे फिर से पानी से डर लगने लगा। I avoided it whenever I could, मैं जब भी पानी में जाने की बात होती मैं हमेशा अवॉइड करता पानी में जाना। Now, a few years later when I came to know the waters of the cascades, I wanted to get into them. कहते हैं कुछ साल बाद जब मुझे पता चला, ठीक है, कैस्केड्स के वाटर के बारे में, मेरा मन किया कि मैं वहां पे जाऊं, मेरी इच्छा हुई कि मैं वहां पे जाऊं। एंड whenever I did, whether I was wading the Titan or bumping river or bathing in the warm lake of the goat strokes, the terror that had seized me in the pool would come back. अब फिर बोल रहे हैं कि जब मैं कोशिश करता था कि मैं अपनी इच्छाओं को पूरा करूं, मैं ऐसे रिवर्स वगैरह पर जाऊं, तो फिर से मुझे डर लगने लगता था। इट वुड टेक पोजेशन ऑफ मी कंप्लीटली, ऐसा लगता था जैसे डर ने मुझे जकड़ लिया हो। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, मेरे पैर एकदम सुन्न हो जाते थे, मेरे को लकवा मार जाता था, जैसे मेरी पूरी बॉडी सुन्न हो गई हो। द नेक्स्ट आई रिमेंबर, ओके दिस आई थिंक दिस इज ऑलरेडी डन नाउ। आई सी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट, ऐसा लगता था जैसे मेरे दिल को किसने जकड़ लिया है, डर ने, और मैं सुन हो जाता था। दिस हैंडीकैप स्टेड विद मी एज द ईयर्स रोल्ड बाय, जैसे जैसे साल गुजरते गए ये डर मेरे अंदर ही रहा। इन कैनोस ऑन मेन लेक्स, फिशिंग फॉर landlocked salmons, bass fishing in New Hampshire, trout fishing on the Deschutes and Metals in Oregon, fishing for salmon on the Columbia at Bumping Lake in the Cascades, wherever I went, the haunting fear of the water followed me. अभी कह रहे हैं कहीं फिशिंग की बात हो या बोटिंग की बात हो या स्विमिंग की बात हो, मैं पानी से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी करता था मेरे को डर लगता था। मैं पानी से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी करता मुझे डर लगता, वो भी डर छोटा मोटा नहीं, एक भयंकर डर, मर ही जाऊंगा मैं, ऐसे वाला डर। राइट, इट रून्ड माई फिशिंग ट्रिप्स, ना मैं फिशिंग कर पाता था, वो मेरी फिशिंग ट्रिप्स खराब कर चुका था। डिप्राइव मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, ना मैं नाव चला पाता था, ना मैं बोटिंग कर पाता था, ना मैं स्विमिंग कर पाता था। मतलब पानी से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज थी वो सब मतलब एंजॉय नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उन्हें पानी का डर ही इतना हो गया था। आई यूज्ड एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर, अब उन्होंने कोशिश करी, हर एक पॉसिबल कोशिश, कि वो किसी तरीके से इस पानी के डर से बाहर आ जाएं। राइट, बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप, लेकिन जैसे भी वो कोशिश करते थे डर ने उन्हें जकड़ा हुआ था। फाइनली 1 अक्टूबर आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम, फिर उन्होंने फाइनली अक्टूबर में ये डिसाइड किया कि वो एक इंस्ट्रक्टर हायर करेंगे जो उन्हें स्विमिंग सिखाएगा। आई वेंट टू अ पूल एंड प्रैक्टिस 5 days a week, वो एक पूल गए, वो हफ्ते में 5 दिन प्रैक्टिस करते थे, रोज 1 घंटे। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी, इंस्ट्रक्टर ने क्या किया था, उनके चारों तरफ एक बेल्ट बांध दी थी। जैसे कि मान लीजिए ये पर्सन है, तो यहाँ पे उनके बेल्ट बांध दी गई थी, दिस इज बेल्ट, चारों तरफ ऐसे ऐसे करके पूरी। नाउ अ रोप अटैच्ड टू द बेल्ट वेंट थ्रू अ पुली दैट रैन एन ओवरहेड cable. He held on to the end of the rope and we went back and forth across the pool. अब ये जो बेल्ट थी ये एक पुली से अटैच थी, ऐसे करके वो एक पुली से अटैच थे, और वो जो पुली से अटैच थी वो एक इंस्ट्रक्टर के हाथ में रहती थी। मतलब पुली का कंट्रोल जो था वो इंस्ट्रक्टर के हाथ में था, और ये जो पुली से कनेक्टेड ये पूरा रोप था वो कहाँ इनसे जुड़ा हुआ था, इनसे पूरे चारों तरफ से कनेक्टेड था, एक होल्ड था इंस्ट्रक्टर का इनके ऊपर, और ये इस पुली की मदद से ही आगे पीछे मूवमेंट करते थे, कहाँ, पानी के अंदर। ओके, नाउ लुक एट दिस। तो ये चलता रहा, घंटों चलता रहा, दिनों चलता रहा, हफ्तों चलता रहा। तो उन्होंने पहली जो प्रैक्टिस करी वो बैक एंड फोर्थ जाने की ही करी। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल अ बिट ऑफ पैनिक सीज्ड मी, लेकिन जब वो पूल पे पूरा ट्रिप करने के लिए जाते उन्हें डर लगने लगता। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन द रोप एंड आई वेंट अंडर, तो हर बार इंस्ट्रक्टर यही करता था कि वो होल्ड करके रखता था, ये अंदर जाते थे और फिर ये आगे पीछे मूवमेंट करते थे। सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न एंड माई लेग फ्रोज,
हमेशा ऐसा ही होता था कि इनको डर लगता था, पुराना डर इनको वापस याद आ जाता था और इनके पैर वैर सब ठंडे पड़ जाते थे। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगैन टू स्लैक। कहते हैं कि अब धीरे धीरे जब मैं इसको प्रैक्टिस करने लगा तो मेरे अंदर थोड़ी सी कमी देखने के लिए यहाँ पर मिली। ठीक है, स्लैक का मतलब होता है कम होना, टू रिड्यूस। तो जब इन्होंने 3 महीने प्रैक्टिस करी तब जा करके ये डर इनके अंदर से कम हुआ। देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सहेल। तब उसके बाद उन्होंने सेकेंड स्टेप जो उनको सिखाया वो पानी के अंदर इनहेल और एक्सहेल करना। एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज 100 of times। ये 100 बार उन्होंने किया, पानी के अंदर बाहर निकल करके सांस लेना। बिट बाय बिट आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक दैट सीज्ड मी व्हेन माय हेड वेंट अंडर वाटर। अब ये भी प्रोसेस लंबा चला, धीरे धीरे करके मैंने धीरे धीरे करके अपने डर पर काबू पाया कि पानी के अंदर अगर मैं मुंह डालूंगा तो मैं मरूंगा नहीं। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल एंड हैड मी किक विद माई लेग्स। अब उन्होंने उनको अलग अलग तरह की किक सिखाई कि पानी से कैसे कैसे मूवमेंट्स करते हैं। फॉर वीक्स आई डिड जस्ट दैट। तो जैसी जैसी वो ट्रिक्स सिखा रहे थे वो उनको वैसी वैसी जो पैर की किक्स होती हैं वो उन्हें फॉलो कर रहे थे। एट फर्स्ट माई लेग्स रेफ्यूज टू वर्क। पहले तो मेरे पैर काम ही नहीं करते थे पानी में, बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स। फिर धीरे धीरे वो रिलैक्स हो गए एंड फाइनली आई कुड कमांड देम। फिर उन्होंने उसके ऊपर कमांड हासिल कर ली, लेकिन वो भी पीस बाय पीस हुआ। ही बिल्ट अ स्विमर। धीरे धीरे टुकड़ों में वो स्विमर बने, 3 टुकड़ों में। पहले में उन्होंने आगे पीछे मूवमेंट सीखे, दूसरे में इनहेल एक्सहेल सीखा और तीसरे में उन्होंने पैरों के मूवमेंट सीखे। राइट ना, he put them together into integrated whole। इस तरीके से वो एक स्विमर बन पाए। In April he said now you can swim। अब इंस्ट्रक्टर कह रहा है कि अब आप एक अच्छे स्विमर बन गए हो और अब आप स्विम कर सकते हो। Dive off and swim the length of the pool। अब डुबकी लगाओ और पूरा पूल का जो लेंथ है उसे स्विम करके बताओ। Crawl stroke I did। मैंने किया भी और यस मैं एक स्विमर बन चुका था। द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड। अब इंस्ट्रक्टर का काम तो यहाँ पर खत्म हो चुका था, बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड। लेकिन मेरा काम खत्म नहीं हुआ था। आई स्टिल वॉन्डर्ड इफ आई वुड बी द टेरर स्ट्रिकन व्हेन आई वाज अलोन इन द पूल। मुझे अभी भी लगता था कि अगर मैं अकेला हुआ तो फिर मुझे डर लगेगा। आई स्वैम द लेंथ अप एंड डाउन, टाइनी वेस्टिजेस ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न। अभी वापस हर रोज पूल पर जाते थे, ठीक है, मूवमेंट्स करते रहते थे, पानी के अंदर जाते थे, बाहर आते थे, पूरा लेंथ ऑफ पूल ये कवर करते थे। थोड़े थोड़े टेरर की जो वेस्टिजेस थी, वेस्टिजेस का मतलब होता है थोड़े थोड़े जो पार्ट थे कि कुछ आ गया कुछ आ गया कुछ आ गया, कुछ हिस्से हो गए, कुछ ट्रेसेस हो गए, वो इनको दिखाई देते थे। लेकिन फिर इन्होंने उस पर भी काबू पा लिया। बट नाउ आई कुड फ्राउन एंड से। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अब मैं चिल्ला सकता था और मैं कह सकता था। किसको कह सकते थे? टेरर को कह सकते थे, ट्राइंग टू स्केयर मी। अब वो डर से बातें करते थे, अच्छा मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, वेल हियर इज टू यू लुक, एंड ऑफ आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल। और इस तरीके से वो बोलते थे मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो तो ये लो मैं एक और बार तुमको स्विम करके दिखाऊंगा। तो फिर ये स्विम करके आते थे। ये जुलाई तक चलता रहा इनको खुद का अकेले का डर काबू पाने में। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड। फिर भी ये सेटिस्फाइड नहीं हुए। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट। इन्हें अभी भी लगा कि पता नहीं इनका टेरर गया है कि नहीं गया है। सो आई वेंट टू लेक वेंट्सवर्थ इन न्यू हैम्पशायर। तो ये कहाँ गए? हैम्पशायर में जो लेक वेंट्सवर्थ है वहां पर गए। ये डुबकी लगाई इन्होंने, ठीक है ना। आ डॉग एट द ट्रिग्स आइलैंड एंड स्वैम 2 miles अक्रॉस द लेक टू स्टैम्प एक्ट आइलैंड। तो ये एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड तक मूव करके स्विम करते हुए गए थे। जो कितनी डिस्टेंस पे थे? 2 miles की डिस्टेंस पे। तो ये कौन सा है? ट्रिग्स आइलैंड, और दूसरा कौन सा है? स्टैम्प एक्ट आइलैंड, ठीक है। नाउ आई स्वैम द क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक। तो ये इन्होंने यहाँ पर जो भी चीजें लिखी हैं कि मैं वहां पर पानी के अंदर क्रॉल कर सकता था, अब मैं अलग अलग तरह के झटके मार सकता था, जो मूवमेंट्स होते हैं बॉडीली मूवमेंट्स वो मैं कर सकता था। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न। एक बार मुझे पानी के अंदर फिर डर लगा। व्हेन आई वाज इन द मिडिल ऑफ द लेक, जब वो लेक के बीच में थे। आई पुट माई फेस अंडर एंड सॉ नथिंग। जब मैं पानी के अंदर गया तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो फिर उन्हें वापस आया डर वही वाला कि जब उन्हें कुछ नहीं दिखाई दे रहा था तो फिर वो मरने के करीब थे। बट बॉटमलेस वाटर, तो जब वो नीचे जा रहे थे उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ पानी दिखाई दे रहा था। वो पानी कैसा था? पूरा बॉटमलेस, कि उसका कोई बेस ही नहीं है। कहते मैं कैसे ऊपर आऊंगा? द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनिएचर। तो वो जो पुराना डर था वो एकदम चुटकी सा वापस मेरी लाइफ में आया। तो ऐसा नहीं था कि मतलब ऐसा नहीं होता कभी भी कि आपको जो
डर है वो पूरी तरीके से कभी छोड़ दे। डर कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ता, ठीक है ना। आपको डर पर काबू पाना पड़ता है। राइट, नाउ लुक एट दिस, आई लाफ्ड एंड सेड, मैं जोर से हंसा और मैंने कहा, वेल मिस्टर टेरर व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी। तो आप क्या सोचते हैं मिस्टर टेरर, आप क्या कर सकते हैं मेरा। इट फ्लेड, वो चला गया और मैंने स्विमिंग चालू रखी। येट आई हैड रेसिडुअल डाउट्स, अभी भी मेरे थोड़े बहुत बचे कुछ डाउट्स हैं। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरीड वेस्ट, वेंट अप द टाइटन टू कॉनराड मेडोस, अप द कॉनराड क्रीक ट्रेल टू मीट ग्लेशियर एंड कैम्प्ड इन द हाई मीडो बाय द साइड ऑफ वार्म लेक। अब इन्होंने यहाँ पे अपना बसेरा ही लगा लिया है कि मैं कुछ दिन यहीं पर रहूंगा और वहां पे स्विमिंग सीखूंगा। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्ट्रिप्ड, डाइव्ड इनटू द लेक एंड swam across to the another shore and back just as डूक कॉपन यूज्ड टू डू। तो यहाँ पे वो एक पर्सन का एग्जाम्पल ले रहे हैं कि जैसे ये बंदा किया करता था वैसे ही मैंने लेक में डुबकी लगाई और डुबकी लगाने के बाद मैंने पूरा गया, मैं फिर वहां से वापस भी लौट करके आया। और ये सिर्फ और सिर्फ क्यों कर रहे हैं, यहाँ पर ये जाकर के कैंपिंग वैम्पिंग करके वहां पे क्यों स्विमिंग कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अभी भी लग रहा है कि थोड़े बहुत उनके अंदर टेरर से रिलेटेड जो पार्ट्स हैं वो बचे हुए हैं। आई शाउटेड विद जॉय, वहां पर जाकर के चिल्लाते हैं जब वापस आते हैं। एट गिलबर्ट पीक रिटर्न डाइको, ये जोर से गिलबर्ट पीक पे जाके चिल्लाते हैं जोर से, और क्योंकि ऊंची जगह पे जब आप जाके चिल्लाते हो तो आवाज वापस आती है। आई हैड कॉन्कर्ड माई फियर ऑफ वाटर, कि मैंने अपने डर पर काबू पा लिया है। द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी, अब ये कहते हैं कि मेरे लिए एक्सपीरियंस एक बहुत बड़ा अर्थ लेकर के आया था। एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर एंड कॉन्कर्ड इट कैन एप्रिशिएट, इन डेथ देयर इज पीस। कहते हैं जो इस तरह के सिवियर डर से कभी गुजरे होंगे तो वही इसको समझ सकते हैं और वही इसको एप्रिशिएट भी कर सकते हैं कि आखिर ये क्या होता है, क्योंकि मौत में सिर्फ सुकून है। There is terror only in the fear of death। आप जब सोचते हो ना कि मौत में डर है, मौत में डर है, मौत आ जाएगी डर लग रहा है, मौत आ जाएगी डर लग रहा है, तो ये सिर्फ सोच में ही है कि आपको मौत आ जाएगी, ये सोच करके ही आप डर रहे हो। As Roosevelt knew when he said, all we have to fear is fear itself। कहते हैं रूजवेल्ट जानते हैं जब वो कहते हैं कि ऑल वी हैव टू फियर, जो भी हमारे पास डरने की चीज है वो सिर्फ डर ही है और कुछ नहीं। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस, और वो कह रहे हैं कि देखो ये रूजवेल्ट कहते हैं, इसके साथ साथ मैं भी ये मानता हूं कि सिर्फ वही डर होता है जो आप डर सोचते हो, राइट। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग, क्योंकि मैंने मरना भी महसूस किया है, एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, और मौत का जो डर हमारे अंदर प्रोड्यूस होता है वो भी मैंने महसूस किया है। The will to live somehow grew in intensity. At last I felt release, free to walk the trails and climb the peaks and to brush aside fear। तो वो कहते हैं अब यहाँ पर कि देखिए अब मैं पूरी तरीके से ओवरकम कर चुका हूँ, ठीक है। मौत का डर सिर्फ तभी तक होता है जब तक हम उसको दिमाग में लेकर के सोचते हैं कि वो डर है, वो हम खुद ही प्रोड्यूस करते हैं। अदरवाइज इंसान के अंदर मरने के डर से ज्यादा जीने की इंटेंसिटी होनी चाहिए। अगर उसके अंदर वो है तो वो दुनिया की सारी जंग को जीत सकता है। तो अगर कभी भी आपके सामने ऐसा कोई सीन आए जहां पर आपको ये लगे कि ओ आई एम डाइंग, ओ आई विल नॉट बी एबल टू कवर अप माई सेल्फ, सो प्लीज डू नॉट थिंक ऑफ दिस कि मैं मर जाऊंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, मेरे से कुछ नहीं हो सकता। स्टॉप थिंकिंग दिस, स्टार्ट थिंकिंग कि आप कैसे जी सकते हो, क्योंकि मरने के बाद तो कुछ नहीं है ना। लेकिन जब तक आप जिंदा हो तब तक आपको बहुत कुछ करना है। सो इसी के साथ माय डियर स्टूडेंट वी हैव कम टू द एंड ऑफ द रिकॉर्डिंग, ठीक है। और ये आपको वीडियो सेशन मिल जाएगा और इसके क्वेश्चंस भी विल सून कवर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।